इंटीग्रेटेड रेट लॉ के बारे में। ओके तो डेरिवेशन है, इजी है और एग्जाम में आते भी है। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ, तो मतलब बिफोर वी स्टार्ट इंटीग्रेटेड रेट लॉ, मैथ्स में एक थोड़ा बेसिक चीज देख लेते हैं इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन आपने शायद सुना रहेगा मैथ्स में और फिजिक्स में भी आपने थोड़ा यूज किया रहेगा। तो इंटीग्रेशन अगर मैं लेता हूँ dx अपॉन x, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, इसका अगर इंटीग्रेशन लेते हैं तो होता है log टू द बेस e x। ठीक है, log का बेस e होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x होता है log टू द बेस e x। ओके, तो क्लास केमिस्ट्री में हम लोग log टू द बेस e को शॉर्टकट में लिखते हैं ln। तो ln का मतलब होता है ln का मतलब होता है log टू द बेस e। ओके, क्लास बुक में ये ऐसा दिखेगा, बहुत लोग को इन लगता है, वो इन नहीं है, वो ln है। तो log टू द बेस इज ln, तो मैं इसको लिखूंगा इसके आगे एज ln x मतलब log टू द बेस ex। ओके हाँ, क्लास इंटीग्रेशन का और एक रूल है, सबसे इजी, सबसे पहला रूल, इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x। तो ये दो रूल याद रखो अच्छे से, क्योंकि हमें ये लगने वाला है आगे डेरिवेशन में। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x होता है log x, जिसका बेस e होगा, एंड log टू द बेस ex इज आल्सो कॉल्ड एज ln x। ओके, दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो क्लास हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ दो इक्वेशन के लिए सुनना है, सीखना है, सॉरी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के, सॉरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ सेकंड ऑर्डर का जेडब्ल्यू एडवांस में आएगा, हमें अप टू जेडब्ल्यू मेंस और नीट के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर होगा। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम लोग सबसे पहले देखेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो क्लास शुरू करते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो क्लास कंसीडर एनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जनरल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जो हमारे पास रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए कन्वर्ट्स इनटू सम प्रोडक्ट्स, तो रिएक्टेंट ए कन्वर्ट्स इनटू सम प्रोडक्ट, तो ये रिएक्शन है। ओके, और समझो हमने जब रिएक्शन स्टार्ट किया तो एट टाइम t इक्वल टू 0 रिएक्शन अभी स्टार्ट हुआ भी नहीं है। तो क्लास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो क्लास द कॉन्सेंट्रेशन ए स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कॉन्सेंट्रेशन, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विल बी इक्वल टू A0। तो क्लास A0 मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो A0 इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। टाइम t इक्वल टू 0 मतलब अभी तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। तो क्लास समझो रिएक्शन शुरू होकर कुछ समय चला गया, तो आफ्टर सम टाइम t इक्वल टू t, तो एवरीवन नोज कि कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं रहेगा ऑफ रिएक्टेंट, बिकॉज रिएक्टेंट रिएक्शन में कंज्यूम होता है, अपना रिएक्टर का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा। तो एज रिएक्शन प्रोग्रेस है, समझो रिएक्शन शुरू होकर 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, जैसे रिएक्शन का रिएक्शन शुरू के समय बढ़ता जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो क्लास समझो आफ्टर सम टाइम टी, समझो रिएक्शन होके 20 मिनट हो चुके हैं, तो आफ्टर 20th मिनट तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए विल बी कॉल्ड एज 80। प्लस गलती से उसको फाइनल कॉन्सेंट्रेशन मत बोलना, इट इज नॉट फाइनल, इट इज कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। ठीक है, तो ये कौन सा इनिशियल है और ये कॉन्सेंट्रेशन उसी रिएक्टेंट का आफ्टर टाइम टी, तो इट इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। तो concentration of reactant A after time t। ठीक है, तो आफ्टर टाइम t। ओके, तो क्लास आपको मालूम है हाउ वी राइट रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज ओके चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मैं इसको अगर मैथ में लिखता हूँ तो DA मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लास यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, क्लास तो 1 से डिवाइड करना करो, फर्क नहीं पड़ता। आई होप यू रिमेंबर दिस। सो DA by DT, और ये रिएक्टेंट आपको मालूम है रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस एज रिएक्शन प्रोग्रेसेस, तो टू इंडिकेट दैट I put a minus sign. So minus dA by dt is the rate of reaction. Okay. So rate of reaction is minus dA by dt. Decreasing concentration of reactant A, decrease Q, negative sign है, so decreasing concentration of reactant A with respect to time, okay, is the rate of reaction. और क्लास हमने लास्ट लेक्चर में रेट लॉ सीखा था, तो रेट लॉ बोलता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल वही है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the concentration of reactant raised to some power. Concentration of reactant raised to some power, और वो पावर कैसे मिलता है हम लोग को? By performing experiment. हमें एक्सपेरिमेंट करके वो पावर मिलता है कि अगर A के ऊपर का पावर x आ रहा है तो हमें एक्सपेरिमेंट करके फाइंड करना पड़ेगा कि वो पावर क्या है। तो क्लास हम लोग जो रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं तो हमने एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं कि उसका पावर 1 है, तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A raised to 1. यहाँ पे 1 लिखता नहीं, अंडरस्टूड है, 1 नहीं लिखा तो भी अंडरस्टूड, बिकॉज इफ आई डोंट राइट 1 इट इज अंडरस्टूड देयर इज 1, तो हम लोग जनरल लिखते नहीं, तो A। तो क्लास यहाँ पे जो 1 आया है वो हम लोगों ने कोएफिशिएंट लेकर ही लिखा, हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया और हमने 2-3 न्यूमेरिकल भी किए थे उसके लिए लास्ट लेक्चर इफ यू रिमेंबर। तो हमें एक्सपेरिमेंट से पता चला कि A का पावर 1 आना चाहिए, तो हम लोग उसी रिएक्शन की बात कर रहे हैं जहाँ पे A का पावर 1 आएगा, या फिर हमने रिएक्शन को ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं एक्सपेरिमेंटली और हमें मालूम है कि हमारा जो रिएक्शन है उसका रेट लॉ में A का पावर 1 आएगा, तो अगर A का पावर 1 आता है तो वी कॉल दैट रिएक्शन एज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर A का पावर 0 होता तो हम उसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर A का पावर 2 आता तो हम उसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो पावर ऑफ A 1 है, मैंने ऐसा रिएक्शन चूज किया है, तो आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आई होप इट इज क्लियर। ओके, तो क्लास अगर हम प्रोपोर्शनल साइन निकाल देते हैं तो रेट प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, तो अगर इफ यू रिमूव प्रोपोर्शनल साइन तो माइनस dA by dt is equal to some constant k into A। तो क्लास हम लोग कांस्टेंट को बोलते हैं रेट कांस्टेंट, रिमेंबर दैट राइट, k को बोलते हैं हम लोग रेट कांस्टेंट, तो माइनस dA by dt is equal to k into A raised to 1, concentration of A raised to 1। तो ये हमें इक्वेशन मिल गया। तो क्लास दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव राइट, तो हम उसको बोलते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ, ये डेरिवेटिव है d by dt हम लोग डेरिवेटिव में सीखा है, तो दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशियल रेट लॉ। तो क्लास अगर डिफरेंशियल रेट लॉ को आप सॉल्व करके उसका फाइनल आंसर निकालते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ, उसको इंटीग्रेटेड रेट लॉ बोलते हैं। तो डिफरेंशियल रेट लॉ को इंटीग्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करना, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो माइनस dA by dt इज इक्वल टू k into स्क्वायर ब्रैकेट A। डन। अब इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। ओके, क्या रिपीट करूं मैं? हेलो, ठीक है, तो क्लास ये इक्वेशन है। ओके, तो इंटीग्रेट रेट लॉ, हाँ देखो ये इक्वेशन है कौन से फॉर्म में, अगर मैथ्स में देखो तो मैथ्स में देखते हैं आयुष दुबे, हाँ अगर हम लोग मैथ्स में देखते हैं तो ये इक्वेशन कौन से फॉर्म में दिख रहा है आपको? dA by dt हम लोग उसको डेरिवेटिव बोलते हैं राइट, तो ये डेरिवेटिव के फॉर्म में है तो इसको हम लोग डिफरेंशियल बोलते हैं, डिफरेंशियल या डेरिवेटिव रेट लॉ, तो ये डिफरेंशियल फॉर्म में, और हमें इसको थोड़ा और इजी करना है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट फॉर्म में लेके जाएंगे, अभी वो करना बाकी है, हमने अभी तक किया नहीं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो आएगा दैट विल बी इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है। तो माइनस dA by dt इज इक्वल टू k into A। अब इसको रीअरेंज करते हैं, प्लस दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1 तो यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस, और बाद में A को यहाँ पे लेके आओ और dt को वहाँ पे लेके जाओ, तो ठीक है। देखो अगर नहीं समझे तो वापस बताता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल मैथमेटिक्स कर रहा हूँ, तो dA बाय A, हमने A को यहाँ पे लेके आए, dt को वहाँ पे लेके गए तो k इंटू
dt, और ये माइनस साइन यहाँ पे था तो दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई बहुत सारे इक्वेशन में -1, तो ये साइड प्लस हो गया और ये साइड माइनस हो गया। आई होप इट इज क्लियर, सिंपल है। तो a यहाँ पे लाया dt को वहाँ पे लेके गए, दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, तो dA/a = -k dt। तो हमें इसको भी सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। क्यों कर रहे हो ये बता दो, इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, हम लोग दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ dA अपॉन a प्लस इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट नहीं आता तो हम उसको बाहर रखेंगे -k इनटू इंटीग्रेशन ऑफ dt। हाँ, तो क्लास इसके सॉल्व करने के दो तरीके हैं, तो हम लोग सबसे इजी तरीका देखते हैं। तो क्लास कंसंट्रेशन कहाँ से कहाँ पे चेंज हो रहा है आपको मालूम है? एनीवन प्लीज रिप्लाई, कंसंट्रेशन कहाँ से कहाँ पे चेंज हो रहा है? तो अपना कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, इनिशियल A0 था और बाद में आफ्टर टाइम कितना होने वाला है, 80 होने वाला है, राइट। तो क्लास पहले टाइम कितना था, 0 था, और बाद में टाइम कितना हो रहा है, t। तो टाइम का लिमिट है, वेरी गुड, हाँ, तो टाइम का लिमिट है 0 से लेके t तक। तो अपना रिएक्शन का, हम लोग रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं 0 से लेके टाइम t तक, तो टाइम का लिमिट से 0 से t, लिमिट्स ऑफ टाइम, एंड कॉन्स्टेंट का लिमिट्स है, अपना कॉन्स्टेंट इनिशियली A0 था और बाद में वो कितना होने वाला है, 80 होने वाला है। क्लास ट्राई टू अंडरस्टैंड मीनिंग। A0 क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और 80 क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t। तो 80 अपॉन A0, सॉरी यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो इनिशियल लिमिट इज A0, फाइनल लिमिट इज 80, तो कॉन्सेंट्रेशन इज गोइंग टू चेंज फ्रॉम A0 से लेके 80 तक। टाइम का लिमिट है, टाइम इज गोइंग टू चेंज फ्रॉम 0 टू t। गॉट इट? ओके क्लास, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में, मतलब ये शुरू करने से आपको मैंने दो रूल सिखाए थे आपको। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x होता है log x, ln x। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x होता है ln x। तो क्लास ये सेम है इंटीग्रेशन ऑफ dA अपॉन a। तो अगर इंटीग्रेशन ऑफ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x ln x होता है, व्हाट इज ln x, log टू द बेस ex। तो अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x ln x है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dA अपॉन a क्या होगा, ln a बराबर, दिस विल बी द, देखो कंपेयर करो, dx अपॉन x अगर ln x होता है तो dA अपॉन a विल बी ln a, बराबर है, गुड। पर क्लास क्या इंटीग्रेशन को लिमिट से, हाँ अपना इंटीग्रेशन चेंज हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक, इसका इनिशियल लिमिट है A0, तो लिखेंगे नीचे इनिशियल लिमिट A0 है, और वो चेंज हो रहा है कहाँ तक, फाइनल लिमिट 80 तक, ठीक है। प्लस थोड़ा मैथमेटिक्स है इसमें, पर जितना भी डिफिकल्ट नहीं है। तो हाउ टू सॉल्व दिस, आपको मालूम है इंटीग्रेशन का रूल, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x अगर ln x होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ dA अपॉन a ln a होगा, और हमने लिमिट्स दिए थे इंटीग्रेशन को, तो हमें लिमिट्स भी डालने पड़ेंगे। अपना इंटीग्रेशन लिमिट A0 से लेके 80 तक है। ओके प्लस यहाँ पे देखो और एक बार समझेगा आपको, -k प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, राइट। हाँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अगर x होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ dt होगा t, बराबर है। हाँ, तो क्लास एक चीज और बताता आपको, चलो अभी मतलब नथिंग टू डू विद केमिस्ट्री, आपको एमबीसी अच्छे से बताएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x होता है, x प्लस एक कांस्टेंट आता है, हमें उसको फाइंड करना पड़ता है इंटीग्रेशन में। पर क्लास ये कब आता है, अगर आपके इंटीग्रेशन का कोई लिमिट नहीं होता, तो जब इंटीग्रेशन का लिमिट होता है तो ये c नहीं आता, अपने इंटीग्रेशन को लिमिट है, राइट। अगर लिमिट्स नहीं होता, मैं सिर्फ dx अपॉन x लिखता तो ln x प्लस c आता, पर अगर मैं इसका कुछ लिमिट देता तो ये c वहां से कैंसिल हो जाता, तो वहां अब देखोगे इंटीग्रेशन में हमेशा प्लस c होता है। इस केस में इसलिए नहीं है क्योंकि अपने इंटीग्रेशन को लिमिट्स है, ठीक है। तो केटी, आई होप दिस इज क्लियर। तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हाँ इसका लिमिट्स क्या है, इसका लिमिट्स है 0 से लेके t तक, लिमिट इज 0 से t, गॉट इट। तो लिमिट्स का इंटीग्रेशन 0 से लेके t तक, गॉट इट, गुड। तो क्लास हाउ टू सॉल्व दिस, तो इसको सॉल्व करने का तरीका है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्लास को हम लोग, हाँ अगर लिमिट नहीं होता तो हमें यहाँ पे भी प्लस लिखना पड़ता और यहाँ पे भी प्लस लिखना पड़ता, और दोनों का c का वैल्यू फाइंड करना पड़ता, वो बहुत लेंथी मेथड होता,
इसलिए मैंने आपको बोला 2 मेथड है। तो अगर हम लोग लिमिट्स नहीं डालते तो भी सॉल्व कर पाते, तो आंसर फाइनली ये आता, पर आपको उसका थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, आपको मैथ्स में सीखना पड़ेगा। ये टी को कंसंट्रेशन, टी कैसे, क्या बोला? प्लीज प्लीज ये जिसने मैसेज किया प्लीज माइक अनम्यूट करके बोलो। हेलो हाँ सर, मैं ऋषिकेश। वो टी हाँ को बोलो मतलब बोलो। कंसंट्रेशन का ब्रैकेट कैसे क्या है? क्या क्या क्या? सर आपने जो डेरिवेशन लिखा ना, मतलब हाँ मुझे तो dx। इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स अपॉन एक्स क्या होता है? एक्स होता है राइट, लॉग एक्स हाँ, होता है। अगर यस सर। इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स अपॉन एक्स होता तो क्या होता वो? एल। ये एक्स का वैल्यू है, हमें एक्स का, हाँ हमें कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एक्स का वैल्यू चाहिए, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एक्स। हाँ सर। समझा क्या? हाँ हाँ। हाँ, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन ए नहीं है, ये इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए अपॉन ए है। याद ओके देखो, सर। ये यहाँ पे सिर्फ ए होता, समझो ऐसा होता, डी ए अपॉन ए, तो वो ए आता। हाँ तो तुम्हारा इंटीग्रेशन डी ए ब्रैकेट ए का मतलब होता था, ब्रैकेट ए का मतलब अलग होता है, डी ए अपॉन ए है, तो वो हाँ, उसका आंसर ये आएगा। गॉट इट? यस सर। ओके गुड। हाँ तो हाँ, लिमिट भी होता तो प्लस से दोनों तरह का सी सेम नहीं होता, इसका सी अलग होता, उसका सी अलग होता, डोंट वरी, मतलब ऐसा नहीं होता, ठीक है? ये इसका लिमिट, इसका कांस्टेंट अलग होगा, उसका कौन सा, वो ये सी होता, वो सी डैश होता, तो वो कैंसिल नहीं होता, डोंट वरी अबाउट दैट। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो मैं यहाँ पे ही करता कंटिन्यू, क्योंकि वो इजी पड़ेगा। तो क्लास इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो इसको सॉल्व करने के लिए, इसके सॉल्व करने का रूल है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसका अपर लिमिट क्या है? ए टी, तो एल एन ऑफ ए टी, लोअर लिमिट क्या है? ए जीरो माइनस एल एन ऑफ ए जीरो इज इक्वल टू माइनस के अपर लिमिट ऑफ टाइम इज टी, लोअर लिमिट इज जीरो। देखो हाउ टू सॉल्व दिस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एल एन ऑफ ए टी माइनस एल एन ऑफ ए जीरो इज इक्वल टू माइनस के अपर लिमिट इज टी, लोअर लिमिट इज जीरो, तो टी माइनस जीरो। एक रूल है लॉग का, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ए बाई बी, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ए बाई बी। तो एल एन, ये दोनों को हम लोग सॉल्व, ये माइनस है तो लॉग, ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? एल एन ऑफ ए टी अपॉन ए जीरो राइट, इज इक्वल टू माइनस के टी। तो एल एन ऑफ ए टी अपॉन ए जीरो इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी। ये अपना इक्वेशन हो गया, एल एन ऑफ log a minus log b is log a by b, ठीक है? ln of at upon a0 is equal to minus kt। हाँ क्लास एक चीज और है एमसीक्यूज के लिए स्पेशली, ये वाला चीज फॉर एमसीक्यूज ध्यान दो यहाँ पे। log x अगर उसका बेस e होता है इज इक्वल टू y होता है, इफ log टू द बेस e x इज इक्वल टू y, तो x होता है e रेस टू y, ये log का रूल है। देखो आपस एक बार, log x विद बेस e अगर y होता है, तो अगर आप log को इस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से शिफ्ट करोगे तो ये होगा e रेस टू y। आपको बोलता हूँ, इफ log x विद बेस e y होता है, तो x इज इक्वल टू, अगर ये log e आप यहाँ से वहाँ पे शिफ्ट करोगे तो ये क्या होगा? e रेस टू y हो जाएगा। तो क्लास सिमिलरली यहाँ पे देखो ln ऑफ, ओके यहाँ पे ln मतलब क्या? log टू द बेस e है राइट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ log टू द बेस e, ln को हम ln इज शॉर्टकट फॉर log टू द बेस e, तो log टू द बेस e 80 अपॉन a0 अगर माइनस के टी है, तो मतलब हम ये log ही यहाँ से अगर यहाँ पे शिफ्ट करें तो हो जाएगा 80 अपॉन a0 इज इक्वल टू e रेस टू माइनस के टी, या फिर इसको रीअरेंज करेंगे तो 80 इज इक्वल टू a0 इंटू e रेस टू माइनस के टी। क्लास ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल इक्वेशन,
ये ओनली फॉर एमसीक्यू स्किल लगे आपको। प्लस जब ई रेस्ट टू पावर में कुछ आता है हम उसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, तो अब क्या हो गया एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखते हैं वापस। तो ln at माइनस ln a0 इज इक्वल टू माइनस के टी, या तो ठीक है। प्लस log a माइनस log b क्या होता है log a बाई b, तो ln at अपॉन ln at अपॉन a0 इज इक्वल टू माइनस के टी। ओके, प्लस अगर हम लोग log को ये ln को log टू द बेस e है, ln मतलब log टू द बेस e, ln का मतलब ये होता है log टू द बेस e। तो अगर ये log हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये जो राइट हैंड साइड का चीज है वो e के पावर में चला जाता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इफ आई राइट, चलो वापस लिखता हूँ, इफ आई राइट log टू द बेस e x इज इक्वल टू y, तो हम log e को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू e रेस टू y, हमने वही किया। अगर मैं log e को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ तो ये टर्म इस e के पावर में चला जाएगा, तो at अपॉन a0 इज इक्वल टू e रेस टू माइनस के टी। ठीक है, तो इसको हमने वापस रीअरेंज किया तो a0 को वहाँ पे भी भेज दिया, तो at इज इक्वल टू a0 इंटू e रेस टू माइनस के टी। तो अपना दिस फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल रेट लॉ। क्या इसको एक्सपोनेंशियल रेट लॉ, और इस फॉर्म को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल रेट लॉ। ठीक है, चलो वापस एक बार, हमारे पास एक बीकर में रिएक्टेंट था जिसका नाम था A, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, और हमें मालूम है कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हमने एक्सप्लेन करके ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। ओके, द रेट ऑफ रिएक्शन वी राइट एज चेंज इन concentration of reactant with respect to time, and since we know the concentration and rate both decreases with time, so minus dA by dt is proportional to A raised to some power. Concentration of reactant rate is proportional to concentration of reactant raised to some power, तो ये रेट है और ये कॉन्सेंट्रेशन है और वो पावर 1 है, हमने एक्सपेंड करके फाइंड किया है। तो अगर हमने एक्सपेंड करके फाइंड किया है पावर 1 है तो वी कॉल इट रिएक्शन एज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, प्रोपोर्शनल निकाल दो, वहाँ पे क्या आएगा, प्रोपोर्शनल निकाल के वहाँ पे क्या आएगा, रीअरेंज करो, फिर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन को, दोनों साइड को, लिमिट्स होंगे आपके पास। आपका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है A0 से लेके AT तक, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 है और वो चेंज हो रहा है AT तक, और टाइम चेंज हो रहा है 0 से लेके T तक। तो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन को लिमिट A0 से लेके AT तक एंड टाइम को बिटवीन लिमिट 0 टू T तक। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन ए ln ए होगा ब्रैकेट के साथ, इंटीग्रेशन ऑफ dt t होगा। ओके, इसके लिमिट्स हमें डालने पड़ेंगे। ओके, हाउ टू सॉल्व दिस, रूल सेज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ln ऑफ at माइनस ln ऑफ a0, तो ln ऑफ at माइनस ln ऑफ a0। ओके, टाइम का लिमिट्स t से लेके 0 तक, तो t माइनस 0। ओके, बट log a माइनस log b होता है log a बाई b, तो ln ऑफ at अपॉन a0 इज इक्वल टू माइनस kt। ठीक है, अगर हम log को लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करेंगे तो log गोज इन द log क्या हो जाएगा e रेस टू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि log का बेस e है क्लास, यही अगर log का बेस 10 होता ना तो ये एंटी log बन जाता, याद रखो। यहाँ पे बेस 10 होता तो हम लोग यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करते log बिकम एंटी log, और अगर log का बेस e होता है, अगर log का बेस e होता है तो log का बेस e अगर होता है तो अगर हम लोग log को निकालेंगे, इस साइड से log निकाल के उसको यहाँ पे डालेंगे तो log बिकम e रेस टू दैट टर्म e रेस टू माइनस kt। तो इसको रीअरेंज किया तो at इज इक्वल टू a0 इंटू e रेस टू माइनस kt, ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। ओके, एक्सपोनेंशियल क्लास पर हमारे लिए हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इक्वेशन ज़्यादा यूजफुल नहीं है या बिल्कुल यूजफुल नहीं है, तो हम लोग इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। तो ये इक्वेशन मैं वापस लिख रहा हूँ, ln at अपॉन a0 इज इक्वल टू माइनस kt। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो हमने लिखा ना अभी मैंने, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इट इज ओनली फॉर एमसीक्यू, वो एमसीक्यू में आपको सिर्फ काम में आएगा। कौन सा फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, उसका आपको ज़्यादा यूज नहीं है थ्योरी में। तो अपना डेरिवेशन यहाँ तक बढ़ा था, तो ये पार्ट इज ओनली फॉर, दिस पार्ट इज ओनली फॉर एमसीक्यूज। ठीक है, ओके, तो क्लास इस पार्ट को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो ln ऑफ at अपॉन a0 इज इक्वल टू माइनस kt, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ln मतलब log टू द बेस e at अपॉन, करते हैं वो भी करेंगे, at अपॉन a0 इज इक्वल टू माइनस kt। ओके ओके, तो क्लास यहाँ तक हम लोग पहुंचे थे, अगर चाहिए तो आप देख लो। ln at अपॉन a0 इज इक्वल टू माइनस kt,
ये हमने एमसीक्यूज के लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख लिया। और हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ, राइट। तो मैं ये इक्वेशन वापस नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, मतलब लिख दिया मैंने। ओके, प्लस लॉग का एक और रूल है, लॉग a बाय b होता है लॉग b बाय a विथ माइनस साइन। तो अगर आप डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को इंटरचेंज करोगे तो साइन माइनस डालना पड़ेगा। तो लॉग a बाय b होता है माइनस लॉग b बाय। तो क्लास हमें इसको उल्टा करना है, अगर करेंगे तो क्या होगा, ये होगा माइनस ln ऑफ a0 ऊपर चला जाएगा और 80 नीचे चला जाएगा। समझा क्या किया हम लोगों ने, हमने इंटरचेंज किया तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया और यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी पड़ा हुआ है माइनस KT, तो दोनों जगह माइनस साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ln ऑफ a0 अपॉन 80 इज इक्वल टू KT। ओके, प्लस यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे लॉग का बेस e है और हमारे पास जो लॉग बुक है उसमें लॉग का बेस 10 होता है। जो भी वैल्यू हमारे लॉग बुक में वो लॉग टू द बेस 10 का वैल्यू होता है। तो एक रूल और है इन लॉग का, लॉग टू द बेस e इज इक्वल टू 2.303 लॉग टू द बेस 10। ये रूल याद रखो, अगर आप लॉग का बेस e से 10 करते हो, अगर आपको लॉग का बेस e से 10 करना है तो आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। देखो ये रूल है लॉग का, आपने शायद सीखा रहेगा, नहीं तो अभी सीख लो। अगर आपको लॉग का बेस e से 10 में कन्वर्ट करना है, अगर आपको लॉग का बेस कन्वर्ट करना है e से 10 में, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303। यहाँ पे लॉग का बेस क्या है, यहाँ पे ln मतलब होता है, आपको मालूम है ln होता है लॉग टू द बेस e। तो यहाँ पे लॉग का बेस e है, मुझे लॉग का बेस 10 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, आई मल्टीप्लाई बाय 2.303। ये रूल है लॉगरिथम का, आप सीख लोगे मैथ्स में या फिर अभी बाहर कर लो। तो मुझे लॉग का बेस e से लॉग का बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, आई मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2.303। तो प्लस क्या हो जाएगा 2.303, अभी लॉग का बेस 10 हो जाएगा a0 बाय 80 प्लस लॉग e के जगह पे आप log 10 लिख सकते हो, प्रोवाइडेड यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2.303। ठीक है, तो 2.303 log टू द बेस 10 80 a0 अपॉन 80 इज इक्वल टू KT। बराबर है, अगर हम उसको रीअरेंज करेंगे तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log to the base 10 a0 upon 80. So this equation is called as the integrated rate law for first order reaction. Very very important for solving numerical. So k is equal to 2.303 upon t log to the base 10 a0 upon 80 is called as the integrated rate law for first order reaction. क्लास को लिखने का और एक तरीका है, मोस्टली आप रेफरेंस बुक में देखोगे या फिर JEE रीड के बुक्स में देखोगे। ये प्लस हम जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है स्मॉल है वो लेते हैं, सिंबल स्मॉल है। तो क्लास समझो रिएक्शन शुरू होकर कुछ समय चला गया, तो ये टाइम t इक्वल 0, रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A है। रिएक्शन शुरू होकर सब टाइम चला गया, समझो टाइम t चला गया, तो क्लास कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं रहेगा। तो क्लास कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर सम टाइम समझो कॉन्सेंट्रेशन 80 है। तो क्लास क्वेश्चन है मेरे पास, अगर रिएक्टेंट A है इनिशियली, उसमें अगर x अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन गया, अगर A में से x अमाउंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन गया, तो मेरे पास अभी कितना रिएक्टेंट बचा हुआ है, मेरे पास रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन A था, उसमें से x अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन गया, तो मेरे पास अभी कितना बचा है कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का, A माइनस x, एग्री। तो व्हाट इज x इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, बराबर ना। देखो सिंपल है, हाँ बहुत लोगों ने आंसर दिया, वेरी गुड। तो अगर हमारे पास रिएक्टेंट A है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A है इनिशियली, और A में से अगर x अमाउंट प्रोडक्ट बन रहा है, तो मेरे पास अभी भी रिएक्टेंट कितना बचा हुआ है, A माइनस एक्स। प्लस याद रखो 80 क्या होता है, आपके पास बचा हुआ रिएक्टेंट,
और A0 क्या होता है, आपने स्टार्टिंग में लिया हुआ रिएक्टेंट, तो A होगा और ये A माइनस X होगा। तो आई कैन राइट दिस इक्वेशन इन द फॉर्म K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log to the base 10 A upon A minus X. What is A? Initial concentration, and what is A minus X? Concentration after time T. तो ये भी एक फॉर्म है इंटीग्रेट रेट लॉ लिखने का। बस ये डेरिवेशन या तो उसके ऊपर न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में मोस्टली आता ही है, ऑलमोस्ट एवरी ईयर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो क्लास एक बार क्विक रिवीजन कर लो, देख लो। रिएक्शन है, A gives product at time t equal to t, concentration of reactant A is A0, इसको बोलते हैं हम लोग initial concentration of reactant। after time t concentration of A changes from A0 to AT। कौन ज़्यादा होगा, A0 या AT? definitely A0 ज़्यादा होगा, क्योंकि because समय के साथ concentration reactant का कम होता जाता है। तो A is equal to AT after time t। बाद में rate of reaction, what is rate of reaction? decreasing concentration of reactant with respect to time। तो minus dA by t is always proportional to concentration of reactant raised to some power, A raised to some power। प्लस मैं आपको बोलता हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको पहले मालूम होना चाहिए कि आपका रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। तो ये इक्वेशन, ये डेरिवेशन सिर्फ उन्हीं रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है जिनका ऑर्डर 1 है, आपको ऑलरेडी मालूम है। तो ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, एक्सपेरिमेंटली। तो एक्सपेरिमेंट करके आप फाइंड, आप उन रिएक्शन की बात कर रहे हो जिनका ऑर्डर आपको 1 है, ऑलरेडी मालूम है, तो A raised to 1। तो क्लास बाद में रीअरेंजमेंट, इंटीग्रेशन, सब सॉल्विंग, ये सब करोगे आप, तो अल्टीमेटली आपको इक्वेशन मिलेगा K is equal to 2.303 upon T log to the base 10 A0 upon AT। So this is called as the integrated rate law for first order reaction। Done? Okay। तो क्लास अभी हम बात करेंगे उसका आगे का छोटा टॉपिक, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लास हाफ लाइफ का सिंबल होता है T हाफ, सबस्क्रिप्ट ऑफ T हाफ। तो क्लास पहले देखते हैं हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है और बाद में देखेंगे हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो क्लास समझो आपके पास एक रिएक्शन है, एट टाइम t इक्वल 0 रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, इनिशियल कंसंट्रेशन वाज 10 मोलार, मोलार समझते आपको, मोल्स पर लीटर। ओके, रिएक्शन ओके, कुछ टाइम चला गया, समझो टाइम चला गया 7 मिनट्स, और अभी आपके कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का सेम रहेगा? बिल्कुल नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गोज ऑन डिक्रीजिंग बिकॉज रिएक्टेंट कंज्यूम होता रहता है। तो आपने जो रिएक्शन स्टार्ट किया था और आपका रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, तो आफ्टर 7 मिनट्स तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम उसको लेते हैं 80, समझो कितना है, 5 मोलर। तो क्लास क्या आप एग्री करते हो यहाँ पे कंसंट्रेशन आधा हो गया, पहले 10 था अभी 5 हो गया। आपने लिया था इनिशियल कंसंट्रेशन वाज 10, अभी कितना है वो 5, तो क्या कंसंट्रेशन 50% हो गया अभी रिएक्टेंट का, या आधा हो गया? यस। तो क्लास उसके लिए टाइम कितना लगा? तो उसके लिए टाइम लगा, उसके लिए टाइम कितना लगा? उसके लिए टाइम लगा 7 मिनट। तो क्लास दैट 7 मिनट विल बी कॉल्ड एज द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। तो क्लास स्टेटमेंट बहुत केयरफुली सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ। टाइम कभी आधा नहीं होता, आधा क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन को आधा होने के लिए जो भी टाइम लगता है, टाइम इज कॉल्ड द हाफ लाइफ। आपका समझो कॉन्सेंट्रेशन 100 मोलार था, उसको 50 होने के लिए जो टाइम लगता है वो होता हाफ लाइफ। कॉन्सेंट्रेशन समझो था 7, उसको 3.5 होने के लिए जो टाइम लगता है वो होता हाफ लाइफ। कॉन्सेंट्रेशन अगर होता 25, उसको 12.5 होने के लिए जो टाइम लगता है दैट विल बी हाफ लाइफ। तो आपका कॉन्सेंट्रेशन में जो लिया है वो देखो क्या होता है, आप जब रिएक्शन देते हो, रिएक्शन शुरू करते हो, तो दैट कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो डिक्रीज होते 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 50% तक आने के लिए जो टाइम लगता है, किसका? कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का जो टाइम लगता है, वी कॉल इट टाइम एज द हाफ लाइफ। इज आई थिंक इट इज क्लियर। तो टाइम टेकन फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू बिकम हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इज कॉल्ड एज द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, बोलो क्या होता है हाफ लाइफ? टाइम टेकन for concentration of reactant
to reduce to its half of the initial value is called as the half life. ओम पांडे, हाँ यूरेनियम का हाफ लाइफ 16,000 ईयर्स है, 1600 साल। ठीक है, नो प्रॉब्लम। पर वो रिएक्शन नहीं, वो न्यूक्लियर रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन में था, इसलिए उसको यहाँ पे कंपेयर करना थोड़ा गलत होगा, मतलब गलत मतलब वो यहाँ पे रिलेवेंट नहीं है। तो टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन, sorry, time taken for constant reactant to reduce half of its initial value is called as the half life of the reaction. So I hope you understand what is half life. तो क्लास हम लोग देखेंगे अभी डेरिवेशन, 2 मार्क का डेरिवेशन, ये इस साल बोर्ड एग्जाम में आया था, इस साल, दिस ईयर। क्या हुआ, इज हाफ लाइफ कांस्टेंट, देखते हैं हाफ लाइफ कांस्टेंट होता है नहीं, वो देखते हैं, वो भी देखेंगे। मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा हाफ लाइफ कांस्टेंट होता है नहीं, ठीक है। उससे पहले हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो क्लास आपके पास ये इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर का, हमने अभी तक डिराइव किया है अभी 5 मिनट पहले। तो दिस इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और हमें फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ फाइंड करना है। तो क्लास अगर मैं बोलूंगा एट t इक्वल टू टी हाफ, मतलब जब टाइम हाफ लाइफ टाइम होता है तो AT इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बोलो। AT इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, AT शुड बी इक्वल टू A0 डिवाइडेड बाय 2, बराबर। तो क्लास हाफ लाइफ वो टाइम है, हाफ लाइफ वो टाइम है जिसमें आपके पास जो बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन है वो ओरिजिनल का हाफ होता है, एग्री। क्लास फॉर देखो यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे A0 कितना 10 है और AT कितना 5, कैन आई राइट AT एज, कैन आई राइट AT एज 10/2, व्हाट इज 10/2, 5 है ना, 10/2 5 आ गया 5, तो AT को लिख सकता हूँ मैं A0/2। क्लास A0 का जो 10 था, 10/2 85 है, राइट। तो क्लास सिंपल चीज है, हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ भी एक टाइम ही है, पर उस टाइम का कोई स्पेशलिटी है, क्या है स्पेशलिटी टाइम का। तो हाफ लाइफ वो टाइम है, हाफ लाइफ इतना उतना टाइम है जिसमें आपका कॉन्सेंट्रेशन जो अभी बचा है आपके पास रिएक्टेंट का, वो ओरिजिनल का हाफ होता है, एग्री। ये डेफिनेशन है क्लास, आई होप इट इज क्लियर। मुझे समझ नहीं, आपको समझा या नहीं समझा। हाँ, हाफ ऑफ द इनिशियल, नो डाउट, हाफ ऑफ द इनिशियल, आपने इनिशियल कितना लिया है 10, तो इनिशियल का हाफ कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 50% रिड्यूस होने के लिए जो टाइम लगता है दैट इज हाफ लाइफ, ठीक है। तो हाफ ऑफ द इनिशियल, तो क्लास A0 क्या है, A0 तो इनिशियल है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन जो बचा है वो है कितना, इनिशियल का आधा, तो वो होने के लिए जो टाइम लगता है दैट टाइम इज कॉल्ड एज अ हाफ लाइफ, ओके। तो क्लास ये सब चीजें हम लोग इक्वेशन में डालेंगे, इस इक्वेशन में। तो K इज इक्वल टू क्या आएगा 2.303, क्लास हम लोग टाइम को लेंगे हाफ लाइफ, ठीक है। हमें हाफ वो टाइम ढूंढना है जिसमें हमें वो वाला टाइम ढूंढना है जिसमें ये हम लोग A0 लिखेंगे, और क्लास हमें वो टाइम ढूंढना है जिसमें जो बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन है वो, जो बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से हाफ हो चुका है, राइट। तो क्लास चेक करो, इस इक्वेशन में हम लोग ये कंडीशन डालेंगे, जस्ट चेक दिस एंड दिस। कंडीशन क्या है, एट t इक्वल टू टी हाफ, जब टाइम हाफ लाइफ टाइम होता है, क्लास में वापस बोलता हूँ टाइम आधा नहीं होता, हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिसमें आपके पास जो बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन है वो ओरिजिनल का हाफ है, ठीक है। तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग टू द बेस 10। अरे मैंने नहीं बोला हाफ लाइफ कांस्टेंट होता है, मैंने बोला देखेंगे, चेक करते हैं यहाँ पे। क्या किसने अभी क्वेश्चन, अभी क्या क्वेश्चन पूछा था, प्लीज बोलो, नाम क्या आपका, प्लीज आप बोलो, माइक पे बोलो। सर A0 कैंसिल होगा ना। हाँ वो करते ना, वो करता है, मैं अभी तक रुका ना, आगे रेगुलेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मैं कर रहा हूँ। हेलो, करते हैं, हाँ कैंसिल करते हैं, हाँ कैंसिल हाँ करते हैं अभी तक, हाँ करते हैं कैंसिल। तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ, अगर A0 A0 कैंसिल होके ये आएगा log टू द बेस 10 2, ठीक है, ये हो जाएगा log टू द बेस 10 2। एक सेकंड ना, जस्ट मिनट।
सर आपका माइक म्यूट है। ठीक है अभी। तो log to the base 10 2, तो log to the base 10 2 का वैल्यू होता है 0.3010 अपॉन टी हाफ। तो क्लास k इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010। तो क्लास ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, पर टाइम वेस्ट मत करना, पूरा साल भर तक ये बाहर हो जाएगा आपका, और बाहर कर लो, बाहर नहीं करना, इसको सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करना। तो 2.303 इंटू 0.3010 वैल्यू होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। और इसको मैं फर्दर रिअरेंज करता हूँ, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k। तो क्लास दिस इज इक्वेशन फॉर half life of first order reaction. T half is equal to 0.693 upon k. ठीक है, बहुत सिंपल एक्चुअली। तो k is equal to 2.303 upon t log to the base 10 a0 upon at, ये इक्वेशन में डिराइव किया था इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इसका हेल्प लेके हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ फाइंड किया। हाफ लाइफ वो टाइम होता है, हाफ लाइफ वो टाइम होता है, हाफ लाइफ इज दैट टाइम इन विच रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन इज हाफ ऑफ द ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन। तो ये कंडीशन डालेंगे तो हमें टाइम चाहिए हाफ लाइफ, तो हमने टी को टी हाफ कर दिया, और हाफ लाइफ में जो कॉन्सेंट बचा है वो ओरिजिनल का आधा होता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे डाला a0/2 एंड वी सॉल्व इट एंड फाइनली गेट टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k। ठीक है, तो क्लास मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपको, लॉजिकल क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं। तो ये है 0.693 अपॉन k, ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला आ गया, बाहर करो अच्छे से। ओके, तो क्लास मेरे पास एक रिएक्शन है, first order reaction है, I'm talking first about first order reaction. I start reaction by taking concentration of reactant A0 is equal to 100 molar, and that 100 molar become 50 molar in 10 minutes. In 10 minutes. So class, do you agree that 10 minutes is half life? हाँ या ना? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 था और 10 मिनट के बाद वो कॉन्सेंट्रेशन 50 हो गया, तो क्या 10 मिनट हाफ लाइफ है? हाँ, वेरी गुड। तो आंसर इज 10 मिनट इज हाफ लाइफ। गुड, ओके। तो मैं वापस आपको दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, वही रिएक्शन है, वही रिएक्शन है। इफ आई स्टार्ट दैट रिएक्शन बाय टेकिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0, बाय टेकिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 50 molar, and that will become 25 molar in what time? Give me the answer. 50 molar will become 25 molar, 50 become 25 in what time? अगर 100 become 50 in 10 minutes, the question is 50 become 25 in what time? बहुत लोगों का आंसर राइट आ रहा है, ऑलमोस्ट सबने राइट आंसर दिया है। तो क्लास आंसर विल बी 10 मिनट, करेक्ट। बहुत ऑलमोस्ट सबने का आंसर करेक्ट दिया है, आंसर विल बी 10 मिनट्स, क्योंकि आपने अभी प्रूव किया टी एफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो क्लास 0.693 कांस्टेंट है, नंबर है, के भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट कांस्टेंट होता है। तो अपने यहाँ पे प्रूव किया है कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन। इस इक्वेशन में किधर भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं आ रहा, रिएक्टेंट का इक्वेशन में नहीं आ रहा ना। तो अगर हाफ लाइफ कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं है, आप देख सकते हो हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन किधर भी नहीं है। तो अगर हाफ लाइफ कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं है, तब 100 लेके 100 का 50 हो जाए, या फिर 50 का 25 हो जाए, या 5 का 2.5 हो जाए, आपको सब केस में टाइम उतना लगेगा, कितना? 10 मिनट। प्लस रिमेंबर दिस इज ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अलग बाकी दूसरे ऑर्डर के लिए इक्वेशन सही नहीं है, देखेंगे हम लोग उसको प्रूव करेंगे। और हमें फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन मिला है क्या? टी ऑफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो एटलीस्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम बोल सकते हैं कि हाफ लाइफ इज independent of initial concentration of the reactant. तो क्लास ये हो गया about the half life of first order reaction. I hope it is clear. तो ये equation important है। यूनिट हाफ लाइफ का यूनिट क्या होना चाहिए बोलो? हाँ, हाफ लाइफ का क्लास 100 molar become 50 molar in 10 minutes, and 50 molar become 25 molar also in 10 minutes.
तो क्लास अगर टाइम को हम लोग मिनट में टाइम अगर मिनट में होता है तो आधा टाइम भी टाइम तो हाफ लाइफ भी मिनट में होगा ना, टाइम कितना लगा। तो क्लास मिनट हो सकता है, अगर रिएक्शन बहुत फास्ट होगा तो सेकंड हो सकता है, थोड़ा स्लो होगा तो आवर्स हो सकता है, और भी स्लो होगा तो डेज हो सकता है, और भी स्लो होगा तो ईयर्स हो सकता है। तो क्लास यूनिट्स ऑफ हाफ लाइफ इज यूनिट ऑफ टाइम। डिकेड्स, बाप रे ओम पांडे बहुत ज्यादा है, डिकेड्स ठीक है चलेगा। तो यूनिट ऑफ हाफ लाइफ इज यूनिट ऑफ टाइम। तो इट कैन बी सेकेंड, मिनट, आवर, डेज, ईयर्स, डिकेड्स, ओम पांडे ने बोला था वैसा। तो टीएफ का यूनिट होता है टाइम। ओके, तो क्लास के का यूनिट क्या होगा एनीबॉडी? के का यूनिट इस केस में के का यूनिट क्या होगा? तो के 0.693 अपॉन टाइम, तो यूनिट ऑफ के विल बी टाइम इनवर्स, बराबर ना? ये आप ये अगर इसका यूनिट टाइम है तो इसका यूनिट होगा टाइम इनवर्स, बराबर है? आई होप यू अंडरस्टैंड। ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ना। ओके, तो क्लास हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, अगेन इम्पोर्टेंट स्पेशली फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of first order reactions. Graphical representation of first order reactions. देखते हैं ग्राफ्स कैसे ड्रॉ करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो क्लास सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ टाइप y equal to mx, तो if you plot graph of y versus x, तो ये y axis और x axis, अगर आपके इक्वेशन y equal to mx, तो that graph is always straight line passing through origin। मैथमेटिक्स के हिसाब से y equal to mx, what is y वेरिएबल, m कांस्टेंट, x वेरिएबल, m को बोलते हैं हम लोग स्लोप। आई थिंक कल एमबीसी सर आपको वही सिखा रहे थे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो उसमें आपको मालूम रहेगा। तो y इक्वल टू mx, तो y एक्सिस ये y का वैल्यू है, एक y एक्सिस पे जाएगा, x का वैल्यू x पे जाएगा, और इफ यू put the points y equal to mx, the graph will be straight line passing through origin and slope of the line will be m, slope को m बोलते हैं, ठीक है। प्लस अगर आपके पास इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस c, तो यहाँ पे m और c दोनों कांस्टेंट है, तो उस केस में आपका ग्राफ दो तरीके का हो सकता है। तो प्लस ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ओके। अगर mx प्लस c होता है तो c भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है। तो क्लास अगर इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन विल नॉट पास थ्रू ओरिजिन, लाइन विल मेक इंटरसेप्ट ऑन y axis and will have positive slope like this, line will go like this और इसका स्लोप होगा m, ठीक है। अगर y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में तो अगर यहाँ पे तो ये जितना वैल्यू होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस वैल्यू इज c, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, ठीक है। पर क्लास उसी लाइन का अगर स्लोप नेगेटिव होगा तो x एक्सिस है, y एक्सिस है, और इक्वेशन ऑफ टाइप y इक्वल टू mx प्लस c, अगर इस लाइन का स्लोप अगर नेगेटिव होगा तो लाइन विल मेक इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस एंड लाइन विल गो डाउनवर्ड विद नेगेटिव स्लोप। लाइन का अगर स्लोप पॉजिटिव होता है तो लाइन स्लोप्स अपवर्ड, लाइन का स्लोप नेगेटिव तो लाइन स्लोप्स डाउनवर्ड। तो दीस आर थ्री बेसिक थिंग्स अबाउट द स्ट्रेट लाइंस, क्योंकि हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो क्लास हमारे पास रिएक्शन था A कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट, तो हम लोग अलग अलग ग्राफ देखते हैं। तो क्लास रेट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट इज इक्वल टू K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू विच पावर 1, यहाँ पे A का पावर कितना है 1 है, बराबर है। तो क्लास मैं यहाँ पे लिखता हूँ T, मतलब क्या, जैसे समय के साथ कांस्टेंट रिएक्टेंट का ये चेंज रहा है, रेट कैसे चेंज हो रहा है, तो रेट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू AT, व्हाट इज AT, कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, AT, ठीक है। दिस इज इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट इज इक्वल टू K इनटू, यहाँ पे ऊपर पावर कितना है 1 है बिकॉज़ इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A। मैं रिएक्शन स्टार्ट किया अपने 8 बजे, तो 8 बजे, 8:05 को, 8:10 को, 8:15 को, 8:20 को, तो अलग अलग टाइम पे कंसंट्रेशन A कीप्स ऑन चेंजिंग। So if you compare this equation with this, it is of type y equal to mx, because rate change होता रहेगा, constant change होता रहेगा, k change नहीं होगा, तो is of type y equal to mx। So class if you plot a graph
rate on, this is rate is on y-axis, you can see, and concentration of reactant 80, or you can write concentration of reactant. हाँ, इस ग्राफ में C नहीं है, राइट? तो क्लास अगर C नहीं है तो एक लाइन पास थ्रू ओरिजिन और उसका स्लोप होगा K होगा, राइट? M is K. तो एक का पहला ग्राफ हो गया, चेक करो. दिस इज फर्स्ट ग्राफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है? तो दूसरा ग्राफ देखते हैं. हमने अभी प्रूव किया कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K is equal to 2.303 upon T log to the base 10 A0 upon 8. ये हमने इक्वेशन डिराइव किया था. दिस इज इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. K is equal to 2.303 upon T log to the base 10 A0 upon 80. This is integrated rate law for first order reaction. मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करता हूँ. तो log to the base 10 A0 upon 80, मैं इस टर्म को यहाँ पे रखता हूँ, is equal to K upon 2.303 into T. हाँ, क्लास यहाँ पे जैसे से टाइम चेंज होगा तो टाइम वेरिएबल है x, वैसे से कौन-सा रिएक्टेंट चेंज होता जाएगा. तो अगर ये टर्म चेंज होगा तो ये पूरा टर्म चेंज हो जाएगा. तो ये टर्म भी वेरिएबल है, तो ये टर्म हो गया y प्लस k कांस्टेंट 2.303 कांस्टेंट, तो पूरा टर्म कांस्टेंट है, तो ये टर्म हो गया m. तो दिस इक्वेशन ऑफ टाइप y is equal to mx. एग्री? वेरिएबल इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू वेरिएबल. तो क्लास ये पूरा टर्म वेरिएबल क्यों? बिकॉज यहाँ पे 80 वेरिएबल है, बिकॉज समय के साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कीप्स ऑन चेंजिंग. तो y is equal to mx. तो क्लास अगर इसका ग्राफ हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपका x एक्सिस है टाइम, देख लो. आपका y एक्सिस है log to the base 10 A0 upon 80. बता रहे हैं? हाँ. और क्लास टेक्स्ट बुक में ये ग्राफ रॉन्ग ड्रॉ किया है, आप चेक कर सकते हो बाद में. क्लास उन्होंने उसको इंटरसेप्ट दिया, इसको इंटरसेप्ट नहीं आएगा बिकॉज इक्वेशन ऑफ टाइप y इक्वल टू mx. टेक्स्ट बुक में उसको यहाँ से स्टार्ट किया जो कंप्लीटली रॉन्ग है. ग्राफ शुड स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन बिकॉज ऑफ टाइप y इक्वल टू mx. यहाँ पे इंटरसेप्ट प्लस c नहीं है, तो ग्राफ विल गो थ्रू ओरिजिन. 100% रॉन्ग है वो ग्राफ टेक्स्ट बुक वाला. तो A0 upon 80 is equal to टाइम. मैं न्यू टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूँ, ओल्ड में करेक्ट है वो. तो इसका स्लोप क्या आएगा? स्लोप इज इक्वल टू, कंपेयर करो, स्लोप m होता है यहाँ पे इस केस में k अपॉन 2.303. तो प्लस दिस इज सेकंड ग्राफ. तो इसके ऊपर एमसीक्यूज में क्वेश्चन कैसे पूछता है? देखो मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ जो पूछा है जेडब्ल्यू में. The graph of log to the base 10 A0 upon 80 versus T was plotted for first order reaction. The graph of log to the base 10 A0 upon 80 versus time was plotted for first order reaction. Has slope is equal to 10. What is value of k? Anybody? Has slope is equal to 10. What is value of k? The graph of log to the base 10 A0 upon 80 versus time was plotted for first order reaction. तो ग्राफ के लाइन है स्लोप इज इक्वल टू 10. व्हाट इज वैल्यू ऑफ k? वेरी गुड. बता रहे प्लस कैसे? तो आपको स्लोप का वैल्यू दिया, कितना दिया है? स्लोप का वैल्यू 10 उन्होंने बोला है. तो यहाँ पे देखोगे तो 10 इज इक्वल टू k अपॉन, अभी इजी लग रहा है तो आपको एक ग्राफ मालूम होना चाहिए. तो यहाँ पे स्लोप का वैल्यू 10 दिया, तो 10 अपॉन 2.303, तो k इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 23.03. गॉट इट? वेरी गुड, समझा? वेरी गुड. हाँ. प्लस तीसरा ग्राफ है, ये ग्राफ 1 हो गया, ये ग्राफ 2 हो गया. हाँ. प्लस ये क्वेश्चन वापस लिखता हूँ मैं. फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंटीग्रेटेड रेट लॉ इज गुड. k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log to the base 10
A0 upon AT, ये इक्वेशन है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. दिस इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अगला आई सजेस्ट यू सिर्फ थोड़ा तकलीफ लो, 5 मिनट के लिए टेक्स्ट बुक ओपन करो और ये सब देख लो. जैसे मैंने बोला एग्जैक्टली सेम टेक्स्ट बुक में सब चीजें हैं. यू हैव टू गो थ्रू इट. ओके, तो आपको ज्यादा इजी होगा ये समझने के लिए. तो K is equal to 2.303 upon T log to the base 10 A0 upon AT है. इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. इसको रीअरेंज करते हैं. तो log to the base 10 A0 upon AT is equal to K upon 2.303 into T. ठीक है, तो हम लोग वापस यहाँ पे आ गए सेम. प्लस log A अपॉन log B. log A अपॉन B क्या होता है? log A माइनस log B. हम इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं. तो log to the base 10 A0 minus log to the base 10 AT is equal to K upon 2.303 into T. Then कुछ नहीं किया, log A अपॉन B को log A माइनस log B के फॉर्म में लिखा. बाद में इस इक्वेशन को रीअरेंज करता हूँ मैं. तो अगर ये टर्म मैं वहाँ पे लेके जाता हूँ तो ये पॉजिटिव होगा और ये टर्म यहाँ पे लेके आता हूँ नेगेटिव होगा. देखो ये माइनस टर्म है. इफ आई टेक इट ऑन राइट हैंड साइड इट बिकम नेगेटिव. दिस टर्म इफ आई ब्रिंग इन लेफ्ट हैंड साइड इट बिकम नेगेटिव. राइट, ये टर्म नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव टर्म नेगेटिव हो जाएगा. तो अगर मैं चेक करूँ क्लास जो इक्वेशन लिख रहा हूँ वो सेम है, आप मुझे बता देना. So log to the base 10 AT is equal to minus K upon 2.303 into T plus log to the base 10 8 0. प्लस जस्ट चेक इट क्या दोनों इक्वेशन सेम है या नहीं है. प्लस कुछ नहीं, सिंपल मैथमेटिक्स है, 5th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ. हमने सिर्फ रीअरेंज किया है. ठीक है, आई थिंक दोनों इक्वेशन सेम ही है जैसे रीअरेंज है. तो ऐसा क्यों किया हम लोगों ने? तो हमने ऐसा इसलिए किया बिकॉज बाय डूइंग सो वी कैन गेट इक्वेशन ऑफ टाइप y इज इक्वल टू m x प्लस c. तो y इज इक्वल टू mx प्लस c इस फॉर्म में आपको इक्वेशन मिलेगा. तो प्लस इस इक्वेशन में हमारा y क्या है? हमारा y है log to the base 10 AT. प्लस अगर टाइम चेंज होगा तो एक कांस्टेंट चेंज होगा तो ये y वेरिएबल है, टाइम वेरिएबल है. ये पूरा टर्म कांस्टेंट है और ये भी टर्म कांस्टेंट है. तो इफ यू प्लॉट अ ग्राफ तो अपना y एक्सिस आएगा. The y axis will be log to the base 10 AT आपका x एक्सिस आएगा, x एक्सिस आएगा t. बराबर है. प्लस ये y इक्वल टू mx प्लस c के टाइप का है. तो इक्वेशन विल राइट लाइन विल नॉट पास ओवर ओरिजिन, विल मेक इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस. y एक्सिस पे इंटरसेप्ट बनाएगा लाइन. ओके, तो ऊपर लेते हैं. तो लाइन विल इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस बिकॉज़ इट इज mx प्लस c के टाइप में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. लाइन विल गो डाउन और अप. आप आंसर दो. लाइन विल गो डाउन और लाइन विल गो अप. लाइन ऐसे नीचे जाना, वेरी गुड. डाउन जाना चाहिए बिकॉज लाइन का स्लोप नेगेटिव है. तो लाइन विल गो डाउन लाइक दिस. तो लाइन विल गो डाउन एंड स्लोप ऑफ दिस लाइन इज if you find it minus k upon 2.303. तो माइनस के अपॉन 2.303. देखो ये माइनस, ये आपका पूरा टर्म m है, राइट. तो माइनस के अपॉन 2.303 विल बी द स्लोप ऑफ लाइन. तो क्लास दिस वाज द ग्राफ नंबर 4. So graph number I think 1, 2 and 3. This is third graph for first order reaction. So we learn first graph using this equation. We learn second graph using this equation, and we discuss third graph using this equation. ठीक है. क्लास एक लास्ट ग्राफ देखते हैं हम लोग. अपने नए टेक्स्ट बुक में नहीं है वो, फिर भी जस्ट अ सेकंड. हाँ, तो क्लास ये इक्वेशन हमने थोड़े टाइम पहले देखा था. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बोला मैं सिर्फ एमसीक्यू स्किल लगेगा. AT is equal to A0 into e raised to minus KT.
AT is equal to A0 into e raised to minus KT. ठीक है, ये मैं इक्वेशन वापस लिख लेता हूँ and with the help of this equation we'll plot a graph. AT is equal to A0 into e raised to minus KT. देखो डेरिवेशन में आया था, बुक में भी देखेगा आप. तो क्लास I'm writing that equation. AT is equal to A0 into e raised to minus KT. तो क्लास अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, concentration of reactant that is AT at different time interval on y-axis and time on x-axis. क्लास बहुत सिंपल है. My first question, अगर टाइम बढ़ता जाएगा तो AT का वैल्यू बढ़ेगा या कम होगा? If time is goes on increasing, this value will increase or decrease. AT concentration of reactant with respect to time decrease. क्लास उसका सिंपल रीजन है, यहाँ पे माइनस साइन है, राइट? तो जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे टाइम बढ़ेगा KT बढ़ेगा, और KT बढ़ेगा तो माइनस KT कम होगा, और अगर ये टर्म कम हुआ तो ये टर्म भी कम होगा. तो एज टाइम इंक्रीजेस AT गोज ऑन डिक्रीजिंग. और क्लास वो हाउ इट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली. क्लास एक्सपोनेंशियल डिक्रीज ऐसा होता है, राइट? दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल डिक्रीज. क्लास अगर लीनियर डिक्रीज होता तो ऐसा जाता. वहां पे इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू mx के फॉर्म में. ये इक्वेशन y इक्वल टू mx के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि देखो y इक्वल टू mx में y का x का पावर क्या होता है? 1 होता है. यहाँ पे x का पावर क्या है? माइनस KT है, तो ये y इक्वल टू mx के फॉर्म में नहीं है. तो दिस इज एक्सपोनेंशियल डिक्रीज. तो क्लास दिस वाज ग्राफ नंबर 4 एंड द लास्ट ग्राफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, मुझे लगता है आज हमें यहाँ पे रुकना चाहिए. कमलेश सर, हेलो. हाँ बोलिए सर. हाँ, अभी डाउट्स बोलिए, पूछो बच्चों को क्या पूछना है. तो आ गया जिसको डाउट था सर. हाँ बोलिए. ओम पांडे जी. हेलो बोल भाई सर. बोल. हाँ हेलो, बोलो. हेलो बोल. ओम बोलेगा कुछ. ओम घर पे किससे बात कर रहा है? तब तक दूसरा हाँ वीडियो सर, ये वो सर को बोलना था कि वो सर बोलो. आपने जो कल इंटरमीडिएट एंड कैटलिस्ट का डिफरेंस बोला था ना, वो हो गया. हो गया, ठीक है, मैं दिखा सर दूं तुम्हें. इंटरमीडिएट एडिशनल स्पीशीज अदर देन हाँ. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हाँ ठीक है. और प्रोड्यूस्ड इन केमिकल रिएक्शन एंड फॉर्म्ड एंड गेट्स कंज्यूम्ड, और कैटलिस्ट ऐड होता है एंड मतलब और फॉर्म्ड और कंज्यूम्ड नहीं होता है. ठीक है, बताता हूँ. देखो पहले Difference कैटलिस्ट आपने बोला था देखो, सर. कैटलिस्ट कंज्यूम हो होता गया. है, कैटलिस्ट कंज्यूम होता है और वापस फॉर्म होता है, राइट? हेलो, मैं तुम्हें आपको बता रहा हूँ. ये नहीं सर, Catalyst- कैटलिस्ट कंज्यूम नहीं होएगा ना. पहले अरे देखो, पहले कैटलिस्ट समझो, रिएक्शन है, रिएक्टेंट A प्लस कैटलिस्ट, राइट? गिव्स यू इंटरमीडिएट AC, राइट? बाद में AC हाँ सर. गिव्स यू